सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में हिंदी अनिवार्य आरोह भाग 2, जिसका काव्य खंड हम अभी पढ़ रहे हैं। काव्य खंड के 2 पाठ हमने पहले पढ़ लिए और आज हम तीसरे पाठ का प्रथम भाग यानी भाग प्रथम है उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, प्रथम भाग का ही अध्ययन करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने ये जो कुंवर नारायण की कविताएं लिखी हुई है, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, इन कविताओं को हमने पढ़ा भी था पिछले वीडियोस में, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये रह गया था कि आपके जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की उत्तर सहित व्याख्या उसमें नहीं बता पाए थे और बोर्ड में आने वाले मुख्य मुख्य प्रश्न कौन से होते हैं वो नहीं बताए थे। तो ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा में आपके लिए इस कविता में से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, यानी आज हम ये कविता पढ़ेंगे, कविता के बहाने और एक कुंवर नारायण का परिचय। 2 चीज पढ़ेंगे। 2 चीजों में आपको क्या क्या देखना है, एक तो उत्तर सहित व्याख्या हम याद करेंगे और एक कुंवर नारायण का परिचय पढ़ेंगे। दूसरी बात है कि बोर्ड परीक्षा में आपके लिए जो मुख्य जो प्रश्न आते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न मुख्य रहेंगे, इसी प्रकार के 5 या 6 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और वो ही क्वेश्चन यदि आप तैयार कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा के लिए वो काफी है। बोर्ड परीक्षा में उन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे आपकी किताब के पीछे जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनमें से भी मुख्य प्रश्नों को छांट करके आपके लिए बताया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्लासें अनवरत चलती है। हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, कक्षा 12th के लिए, 10th के लिए और कक्षा 11th के लिए, इन सभी के लिए कक्षाएं जो अपलोड की जाती है। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए जब भी कक्षा अपलोड होती है या लेसन अपलोड होता है तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत उसका अध्ययन कर लें। दूसरी बात, आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ऐड हो सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाया गया है, कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग बनाए गए हैं। कंपटीशन क्लासेस भी अपलोड होती है समय समय पर। तो इन ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ उठाने के लिए आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। इसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है। आपको जो आगे मोबाइल नंबर बताए गए हैं उन पे आपको अपना नाम, अपने स्कूल का नाम और अपने ग्राम का नाम या जिले का नाम लिख करके सेंड करना है। आपको ग्रुप का लिंक आएगा और उस लिंक पर आप ऐड हो जाइए। सदा ग्रुप पे लेसन है वो आते रहेंगे। किसी प्रकार का कोई चार्ज या कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। संपूर्ण पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इनका संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको इजीली आसान तरीकों से करवाया जाएगा। परीक्षा में उत्तर कैसे लिखा जाते हैं उनकी आसान टिप्स भी आपको बताए जाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। आज की जो कविता है वो क्या है? आज की कविता यानी कुंवर नारायण की जो कविता है वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसका परिचय पढ़ेंगे और कविता की व्याख्या पढ़ेंगे। कविता में क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कुंवर नारायण का परिचय क्या है। कुंवर नारायण का परिचय देखिए, 19 सितंबर 1927 को इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश में। कहां होते हैं? उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं 1927 ईस्वी में। इनकी रचनाएं देखिए, चक्रव्यूह इन्होंने लिखा था 1956 में और परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, यानी काव्य संग्रह है। आत्मजयी एक प्रबंध काव्य है और आकारों के आसपास एक कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, समीक्षा ये मेरे ये साक्षात्कार है। यानी इस प्रकार इनको बहुत सारे जो काव्य रचनाएं इन्होंने की। इनके प्रमुख पुरस्कार देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कुमारन आसान पुरस्कार मिला था, व्यास सम्मान मिला था, प्रेमचंद पुरस्कार मिला, लोहिया सम्मान मिला, कबीर सम्मान मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। यूं कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनको इतने सम्मानों से नवाजा गया था। और इनके बारे में ये कहा जाता है और ये कहा करते थे कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह, न जाने
कब से बंद, एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाजा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। यानी इस प्रकार ये अपने साहित्य के बारे में कहा करते थे। इनकी कविताओं के बारे में और क्या कहा जाता है, देखिए 1950 के आसपास इन्होंने लेखन की शुरुआत की थी, और कविता के अलावा ये चिंतनपरक लेख भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे, सिनेमा और अन्य कलाओं पर भी इन्होंने अपनी समीक्षाएं लिखी है। लेकिन कविता की विधा को उन्होंने या उनके सर्जन क्रम में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदार लंबी कविताएं लेने लगी, तब इन्होंने एक आत्मजयी नाम का प्रबंध काव्य लिखा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुंवर नारायण द्वारा लिखित कोई प्रबंध काव्य बताइए, तो वो कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव है, अखबारी सतहीपन है, वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। यानी इनकी जो कविताएं हैं वो खुली, यानी खुले आसमान के तले, यूं कह सकते हैं कि बहुत ही साफ सुथरापन लिए हुए हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण हैं। भाषा और विषय की विविधताएं हैं, अर्थात विविध विषयों पर इन्होंने लिखा है, उनमें यथार्थ का खुरदरापन मिलता है। उन्होंने जो कविताएं लिखी है उन कविताओं में यथार्थ का बोध मिलता है, यथार्थ की भावनाएं सहज ही मिल जाती है। ये उनका एक सौंदर्य है। सीधी घोषणाएं और फैसले उनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसलिए संयम, संभ्रम और प्रश्नाकुलता इनकी कविता के 20 शब्द है। आपकी सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वो है 9610208295। इन पर व्हाट्सएप ग्रुप है, वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो आप अपना नाम लिख करके भेजें। आगे देखिए, यहाँ पर कुंवर नारायण की 2 कविताएं ली गई है। कौन कौन सी? पहली कविता है कविता के बहाने, जो इन दिनों संग्रह से ली गई है। कौन से संग्रह से? इन दिनों। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कविता के बहाने कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, तो आपको क्या बताना है? इन दिनों संग्रह से। और इस कविता में क्या कहना चाहते हैं कि आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है, और शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। अभी जैसे टेक्निकल का जमाना है, तो इसकी वजह से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में ये कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर बढ़ता हुआ कदम है। यानी ये लेखक जो है वो प्रकृति और मानव, इनको संयोजित करने का प्रयास करते हैं। दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, और इस कविता को लिया गया है कोई दूसरा नहीं। किस काव्य संग्रह से लिया गया है? कोई दूसरा नहीं। देखिए, पहली कविता इन दिनों से है, दूसरी किससे है? कोई दूसरा नहीं, इससे ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। कोई न कोई बात होती है, उस बात को सुलझाने का एक प्रयास होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सभी के अपने विशेष अर्थ होते हैं। जैसे मान लो एक चीज हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु के पर्यायवाची जो शब्द है, उन पर्यायवाची शब्दों को हम एक मानते हैं। हाँ, पर्याय है, लेकिन उनके भी एक विशेष अर्थ होते हैं। यानी जैसे मान लो यदि हम पानी शब्द को लेते हैं, एक तरफ जल को लेते हैं। अब जल और पानी दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन यदि आपने कभी देखा है कि पुजारी जी ने या साधु ने या पुजारी जी ने मूर्ति पर पानी चढ़ाया, ऐसा कभी सुनते हैं? नहीं। ऐसा सुनते हैं कि जल चढ़ाया, जल का अभिषेक किया, ऐसा तो सुनते हैं, लेकिन पानी चढ़ाया ऐसा नहीं सुनते। हालांकि दोनों पर्यायवाची शब्द है, तो हर शब्द का अपना अपना महत्व होता है। अच्छी बात यह है, अच्छी कविता का बनना सही बात का सही बात से शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव के अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, और वे सहूलियत के साथ हो जाता है। यानी जब हम किसी बात को हम अपने सामान्य तरीके से सुलझाने का प्रयास करते हैं, तो वह बात अच्छी तरह से सुलझ जाती है। आते हैं अब कविता पर, और कविता को देखते हैं। यह है आपकी कविता। इस कविता में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो देखिए, कविता की व्याख्या करनी होती है, तो एक तो प्रसंग लिखना होता है, दूसरी उसकी व्याख्या लिखनी होती है, तीसरा उसमें से जो विशेष होता है वो लिखना होता है। ये 3 चीजें आपको याद रखना
जरूरी है। और आपके इस बार क्या होगा, आप जानते हैं कि आपके कविता में से एक पद्यांश दिया जाएगा और पद्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्यांश में से प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आपके पद्यांश में से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको भी हम क्लियर करते जाएंगे। तो इसमें एक प्रसंग आ जाएगा, व्याख्या आ जाएगी, विशेष आ जाएगा, और इसमें से कोई प्रश्न बनेगा वो भी हम जानेंगे। देखिए कवि क्या कहते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता की जो कल्पनाएं है या कवि की कल्पना है वो चिड़िया की उड़ान की तरह है। यानी जिस प्रकार पक्षी या चिड़िया स्वच्छंद आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार कवि भी अपने भावों के साथ काव्य रूपी गगन में उड़ता है, अर्थात उड़ान भरता है। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन चिड़िया की उड़ान तो एक सीमित होती है और कविता की उड़ान असीमित होती है। चिड़िया तो सीमित आसमान में ही उड़ती है, जबकि कविता है वो अनंत सृष्टि तक उड़ती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात चिड़िया तो बाहर से भीतर और भीतर से बाहर, इस घर से उस घर तक ही उड़ान भरती है। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने, अर्थात कविता जो पंख लगा करके अनंत सृष्टि में यात्रा करती है, उस उड़ने के माहने को, अर्थात उस उड़ने की विशेषता को चिड़िया नहीं जानती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि कविता की उड़ान विस्तृत होती है, विस्तीर्ण आकाश में उड़ती है और अपनी मनोरम कल्पनाएं है वो अनंत सृष्टि तक हो सकती है, जबकि चिड़िया की उड़ान है वो सिर्फ सीमित उड़ान ही होती है। अगले में क्या लिखा है, देखिए अगला लिखा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि फूल और कविता की तुलना करते हुए कवि कहता है कि कविता फूलों के समान है, अर्थात कविता फूलों की तरह खिलती है। जिस प्रकार देखिए जिस प्रकार फूल में नए नए रंग और पराग और प्रकृति का आकर्षण इनके सहारे खिल करके और दुनिया को, अर्थात मानव सृष्टि को या प्रकृति को खुशियां बिखेरता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी अपनी भावों से खिल करके और मानव सृष्टि को संदेश प्रदान करती है, प्रेरणा प्रदान करती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन कविता का खिलना और फूल का खिलना दोनों में अंतर है, अर्थात फूल है वो कविता की तरह खिलना नहीं जानता। फूल एक सीमित समय में खिल करके और वह नष्ट हो जाता है, जबकि कविता जब खिल जाती है, अर्थात कविता जो खिलती है तो अनंत युगों तक उसका अस्तित्व बना रहता है और उसकी महक जो है वो अनंत युगों तक खिलती रहती है, अनंत युगों तक प्रेरित करती रहती है। फूल तो बाहर भीतर इस घर उस घर, अर्थात फूल तो जो है वो सीमित समय के लिए बाहर से भीतर, इस घर से उस घर तक खिल करके और दुनिया को एक बहुत ही कम समय का आनंद प्रदान कर वो स्वयं नष्ट हो जाता है। लेकिन कविता बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, लेकिन कविता कभी मुरझाती नहीं है। फूल मुरझा जाता है और कविता कभी मुरझाती नहीं है और अनंत समय तक, अर्थात युगों युगों तक जो कविता का खिलना है वह फूल नहीं जानता है, अर्थात कविता का खिलना तो कविता ही जानती है। इसके बाद तीसरी तुलना कविता में जो कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ पर कवि कहता है कि कविता जो है वो एक बच्चों के बहाने, अर्थात बच्चों की तरह एक खेल है। जिस प्रकार बच्चे जो एकदम स्वाभाविक और आदर्श स्वभाव से किसी प्रकार का मन में भेदभाव नहीं करके और खेलते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कल्पनाएं और अपनी कविता को तटस्थ भाव से मानव सृष्टि के संदेश के लिए लिखता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चा बिना भेदभाव होकर के, बिना भेदभाव रहित, अर्थात किसी प्रकार की मन में कोई द्वेष भाव नहीं रख करके वह सभी घरों में समान रूप से खेलते हैं, सभी घरों में समान रूप से बैठे रहते हैं और खेलते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कल्पनाएं जो है मानव सृष्टि की भलाई के लिए, अर्थात किसी एक वर्ग विशेष के लिए कोई कविता नहीं लिखता, वह मानव सृष्टि को संदेश देने के लिए कविता लिखता है। सब घरों को एक कर देने के माने, अर्थात सभी घरों में समान भाव भर देने का माने
तो बच्चा ही जानता है, अर्थात बच्चों के ही स्वभाव होता है। ठीक उसी प्रकार कविता का स्वभाव भी बच्चों की तरह होना चाहिए। कैसे? जिस प्रकार बच्चों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, वे बच्चे किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, किसी भी तरह से वो भेदभाव नहीं मानते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता में भी इन जो द्वेष भावनाएं हैं, इनका कोई घर नहीं होना चाहिए। बस कहने का अर्थ है कि कविता जो है वो एक बच्चों के बहाने खिलना है, यानी बच्चों का एक खेल है। जिस प्रकार बच्चे जो खेलते हैं ठीक उसी प्रकार। अब इसमें यदि हम विशेष देखें तो क्या है, देखिए विशेष में हम एक बात तो ये लिखेंगे कि भाषा सरल एवं सहज ग्राह्य है। सहज ग्राह्य का अर्थ है कि हम सहज ही इनका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बात, इनमें एक तो अनुप्रास अलंकार है, अब कहां है, और एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए यहां पर घर घर शब्द है ना, दो बार आया घर घर, तो यहां हम पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कह सकते हैं। और बाहर भीतर, इस घर उस घर, और इसमें जैसे अनुप्रास तो अलंकार है ही है। इसी प्रकार तीसरी बात यदि हम भावात्मक रूप से ले तो वो क्या लेंगे कि कवि ने तटस्थ भाव से कवि और बच्चों के या बच्चों के माध्यम से या बच्चों के स्वभाव जैसे ही व्यक्ति को अपने मानव सृष्टि के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार तीन बातें हम लिख सकते हैं। तो ये तो अब 16 मिनट का समय हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका SW क्या है, आपको कौन कौन से जो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी कलम लेकर के बैठ जाइए और उन प्रश्नों को जरूर लिख लें। पहला प्रश्न है आपके, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो वो हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी को। ध्यान रखना, सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से ली गई है इन दिनों? एक तो दो कविताएं हैं, एक बात सीधी थी और एक है कविता के बहाने। ये तो इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है, और वो कौन से संग्रह से ली गई है? कोई दूसरा नहीं, उससे ली गई है। कुंवर नारायण द्वारा लिखा हुआ कोई प्रबंध काव्य बताइए। प्रबंध काव्य का नाम है आत्मजयी। क्या नाम है? आत्मजयी। कविता की तुलना चिड़िया से क्यों की गई है? अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊं, आप ध्यान रखेंगे कि कविता की तुलना चिड़िया से क्यों की गई है। तो आपको उत्तर कैसे लेना है कि जिस प्रकार चिड़िया स्वच्छंद आकाश में उड़ान भरती है, जिस प्रकार चिड़िया स्वच्छंद आकाश में उड़ान भरती है, उसी प्रकार कवि भी काव्य गगन में अपने कल्पना रूपी पंखों से उड़ान भरता है, और वह अपनी मनोरम कल्पनाओं से भावों की स्वच्छंद उड़ान भरता है। यानी यहां पर आपको इसका उत्तर लिखना है। पांचवां, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इससे कवि का क्या तात्पर्य? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसमें क्या लिखना है कि जिस प्रकार चिड़िया की उड़ान आकाश में एक सीमा तक होती है। कविता में क्या कहना चाहते हैं कि चिड़िया की उड़ान आकाश में एक सीमा तक ही रहती है, परंतु कविता की उड़ान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता, सीमा बंधन में नहीं बांधा जा सकता, और कविता की उड़ान अनंत सृष्टि तक होती है। इसलिए कवि ने कहा है कि कविता की उड़ान है वो चिड़िया नहीं जानती है, अर्थात कविता की उड़ान चिड़िया से कहीं अधिक विस्तृत है। कवि ने कविता और फूल में क्या समानता बताई है? क्या समानता बताइए? लिखना कैसे है कि जिस प्रकार फूल अपनी प्रकृति के अनुसार रंग, रूप, पराग और सुगंध आदि से खिलकर प्रकृति में खुशियां बिखेरता है। कैसे लिखेंगे कि जिस प्रकार फूल अपनी प्रकृति के अनुसार रंग, रूप, पराग और सुगंध आदि से खिलकर प्रकृति में खुशियां बिखेरते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी मनोरम कल्पनाओं के सहारे पाठक और श्रोताओं को खुशियां प्रदान करता है। इसलिए कविता और इसमें समानता है। सब घर एक कर देने के माने से कवि का क्या आशय? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की तरफ से। सब घर एक कर देने के माने, कवि के अनुसार कविता बच्चों के खेल के समान है। कैसे लिखना है? कवि के अनुसार कविता बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार
बच्चे बिना किसी भेदभाव के सब घरों में समान रूप से खेलते हैं, समान भाव से खेलते हैं। बच्चे खेल में अपने पराये का कोई जिक्र नहीं रखते यार, अपने पराये को भूल जाते हैं और सभी घरों को अपना ही घर मानते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी संपूर्ण मानव समाज को समान मानकर अपनी कविता कहता है, अपनी कविता लिखता है। कवि के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, मानव सृष्टि के लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसीलिए कवि ने कहा है कि सब घर एक कर देने के माने या तो बच्चा जानता है या कवि कर सकता है। बस आज इतना ही, और दूसरा भाग शीघ्र ही जारी होगा। ये प्रश्न आप उतार लें, आपके लिए SW में आएंगे, तो उनका उत्तर आपको इस प्रकार इससे ही लिखना है। जय हिंद, जय भारत।